हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी फिजिक्स चैनल में। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रेडियो एक्टिविटी। देखो, थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, इसको एज ए हिस्ट्री सुन लेना है आपको। क्या है कि कैसे हमें पता चला कि ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो ऐसे रेडिएशन बाहर फेंकते रहते हैं। ऐसा नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो गए अचानक, नहीं। पहले से रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, वो रेडिएशन पहले से फेंकते थे, लेकिन हमारे ध्यान पे कब आया? जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तब आया। ठीक है। तो एक्चुअल में 1896 में बेकरेल जी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनका एक्सपेरिमेंट कभी भी ये रेडिएशन जो हम रेडियो एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं ये आइडेंटिफाई करना नहीं था। वो सिर्फ फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस मटेरियल के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया था, एक फोटोग्राफिक प्लेट ली थी जिसको काले पेपर से लपेट दिया था और उसके ऊपर वो फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस मटेरियल को रखते थे। और आफ्टर सम आवर्स वो देखते थे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, मतलब कि उसको रखने के बाद वो थोड़े टाइम के बाद आते थे, देखते थे कि भाई फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या ट्रेसेस मिले। ठीक है। तो ये पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि ये फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस मटेरियल होते क्या है। फ्लोरोसेंस मटेरियल वो होते हैं कि जिसके ऊपर अगर आप अल्ट्रावायलेट लाइट अगर इंसिडेंट करते हो तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली ग्लो करते हैं, मतलब कि कुछ रेडिएशन फेंक रहे हैं, है ना। फॉस्फोरेसेंस मटेरियल वो होते हैं कि जिसको अगर किसी लाइट सोर्स के पास रख दिया जाए और थोड़े टाइम के बाद अगर वो लाइट सोर्स को भी हटा देना तो भी वो ग्लो करते रहते हैं, जैसे कि रेडियम होता है। ठीक है। तो वो होते हैं फॉस्फोरेसेंस मटेरियल। तो अल्टीमेटली वो सिर्फ ये दो टाइप के मटेरियल को ही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दो टाइप के मटेरियल के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनको सिर्फ उनके अंदर से जो रेडिएशन निकल रहा है उसको जब बस जानने की जिज्ञासा थी। ठीक है। लेकिन गलती से एक्सीडेंटली इनकी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ रेडिएशन के ट्रेसेस नहीं मिले थे, तो गलती से एक्सीडेंटली उन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के एक यहाँ पे कंपाउंड ले लिया और उसको वहां पे रख दिया, वही काले पेपर के ऊपर जिसके अंदर फोटोग्राफिक प्लेट थी। आफ्टर सेवरल आवर्स जब वो वहां पे आए और उन्होंने देखा, तो भाई वो मतलब कि एकदम शॉक हो गए कि भाई ये जो पूरी फोटोग्राफिक प्लेट थी ना वो काली पड़ चुकी थी, मतलब कि यहां पे कुछ रेडिएशन के ट्रेसेस नजर आए। कौन सा मटेरियल था? यूरेनियम। यहां पे कुछ रेडिएशन के ट्रेसेस उन्होंने देखे और यहीं से रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत हुई। रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत नहीं बोलूंगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज स्टार्ट हुई, है ना। यहां से सबको पता चला कि भाई हाँ, ये यूरेनियम है, वो एक ऐसा एलिमेंट है कि जो अपने अंदर से कुछ रेडिएशन फेंक रहा है और उसके ट्रेसेस भी वहां पे नजर आए फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस में अगर हम बोले तो ऐसे एलिमेंट कि जो ऐसे रेडिएशन को बाहर फेंकते हैं उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे, और जो उनके अंदर से जो ये एमिट होता है रेडिएशन उसको हम रेडियो एक्टिव रेडिएशन बोलेंगे। अभी सवाल ये निकल के आता है कि भाई ये सारे एलिमेंट क्यों अंदर से कुछ रेडिएशन बाहर फेंकेंगे? वो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा क्या हुआ होगा उनके साथ कि जिसकी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं? ये लोग क्यों बोले? भाई एलिमेंट है तो हम एलिमेंट ही बोलेंगे कि भाई वो एलिमेंट क्यों अपने अंदर से कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव रेडिएशन बाहर फेंकते हैं? ऐसा क्या हुआ? ऐसे क्या वजह आ जाती है उनके पास? तो भाई होता यह है कि जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, हैवी एलिमेंट के जो न्यूक्लियस होते हैं वो अपने आप को अनस्टेबल फील करते हैं। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए, अपने आप को हल्का महसूस करवाने के लिए अंदर से कुछ बाहर फेंक देते हैं। जो वो बाहर फेंकते हैं ना उसको हम अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके से अलग से समझेंगे। ठीक है। यहाँ पे तीन टाइप के डीके हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वो हीलियम न्यूक्लियस को बाहर फेंक सकते हैं, हीलियम को बाहर फेंक सकते हैं। वो बीटा प्लस बीटा माइनस को बाहर फेंक सकते हैं। बीटा प्लस बीटा माइनस क्या है वो हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। वो बहुत एनर्जी को, क्योंकि हमने देखा था इसके आगे हम देख चुके हैं कि भाई मास इज ए वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आइंस्टाइन जी ने बताया था हमें। ठीक है। तो वो मास को मतलब कि एनर्जी में कन्वर्ट करके हैवी एनर्जी के फोटोन को बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे तीन टाइप के डीके हैं जो हम यहाँ पे समझेंगे। अभी बात यह आती है कि हम इसको डीके क्यों बोल रहे हैं? भाई डीके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई ये जो प्रोसेस होती है ना, जब ये हैवी न्यूक्लियस जब भी अपने आप को मतलब कि अपने ऊपर आ जाता है कि भाई अभी हमें स्टेबल होना ही है, स्टेबिलिटी अचीव करनी ही है, तो वो अंदर से ऐसे
डीके करते रहते हैं, मतलब कि अंदर से अपने आप को हल्का महसूस करवाने के अंदर से बाहर रेडिएशन फेंकते ही रहते हैं, फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, ठीक है। तो ये रेडिएशन निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, तो उसकी वजह से वो अपने आप को हल्का महसूस करते जाते हैं। मतलब कि अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो भी है अंदर, ठीक है, वो धीरे 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 कम होते जाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो रही है, ऐसे हम बोल सकते हैं, है ना, ऐसा हम मान सकते हैं, इसलिए हम इसको डीके बोलते हैं, ठीक है। रिसर्च हमें यह भी बताते हैं कि भाई ये जो फिनोमिना है ना, ये जो फिनोमिना, ये जो प्योरली हम इसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। जब भी कोई न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस अपने आप को अनस्टेबल फील करता है, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए ये ऐसे रेडिएशन को बाहर फेंकता रहता है, तो इसको हम न्यूक्लियर फिनोमिना बोलेंगे। अलग नाम से पुकारा जाए तो इसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। तो इसके रिसर्च करने के बाद हमें रिसर्च ये बताती है कि भाई ये जो रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस है ना, ये जो फिनोमिना है, न्यूक्लियर फिनोमिना है भाई, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर से इंडिपेंडेंट होती है। देखो, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि ये जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर है ना, वो इसके ऊपर कोई असर ही नहीं करेंगे। ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो सभी चीजों से इंडिपेंडेंट होती है। अरे उतना छोड़ो, सच पैरामीटर्स कैन नॉट स्टॉप द एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन और कैन नॉट चेंज द रेट ऑफ एमिशन। मतलब कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे पास है, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये पैरामीटर, ये जो भी है, वो एक तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं डाल सकते, और दूसरी चीज, अरे भाई कोई ऐसा पैरामीटर ही नहीं है कि जो ये एमिशन जो एक बार स्टार्ट हो जाए तो उसको वो रोक सके, या फिर उसके रेट को, ये जो एमिट होने का जो रेट है उसको कम कर सके, है ना। ऐसा कोई पैरामीटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मतलब कि वो एक यूनिक प्रोसेस है, वो एक यूनिक प्रोसेस है जो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल है ना। ये सभी से कुछ अलग ही है, सभी से इंडिपेंडेंट भी है। अरे उतना ही नहीं, दूसरा नतीजा देखो, यहाँ पे दूसरा रिजल्ट क्या निकल के आता है, इवन बाय केमिकली कंबाइनिंग ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट विथ एनी अदर एलिमेंट द रेट ऑफ एमिशन और रेडिएशन इज नॉट अफेक्टेड। मतलब कि अगर हम ऐसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट को अगर केमिकली कंबाइन करते किसी और एलिमेंट के साथ, तब भी उसके एमिशन के रेट में या फिर उसकी रेडिएशन का जो नेचर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब कि ये प्रोसेस ना इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस एक्सटर्नल पैरामीटर्स, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। ये प्रोसेस ऐसी है कि जो सबसे इंडिपेंडेंट है ना, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता है। एक बार वो स्टार्ट हो जाए तो उसके रेट को भी चेंज करने का कोई पैरामीटर हमारे पास नहीं होता है ना। तो अभी सवाल ये आता है कि जो डीके हो रहा है, क्या हम उसके रेट को समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, रेट को समझ सकते हैं। क्या हम उसका कोई ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं? क्योंकि हमें देखा कि भाई जब भी कोई अनस्टेबल फील करता है, कोई हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल फील करता है, तो अपने आप को स्टेबिलिटी पाने के लिए अंदर से कुछ बाहर निकालता रहता है ना। तो इसके निकालने का जो रेट है, कि मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि भाई अभी उसके अंदर जितने न्यूक्लियाई है, आफ्टर सम टाइम उसमें उतने न्यूक्लियाई नहीं बचेंगे। तो अगर मुझे ये जानना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितने न्यूक्लियाई बचे हैं या फिर कितने डीके हुए हैं, अगर मुझे ये जानना है कितने निकल चुके हैं, ये जानना है, तो क्या मैं कोई ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना सकता हूं कि जिसका यूज करके मैं ये सारी चीजें नोटिस कर सकूं? तो डेफिनेटली हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं। एक्चुअली मैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बोलूंगा, मैं इसको मैथमेटिकल फंक्शन बोलूंगा। क्यों फंक्शन बोलूंगा? क्योंकि वो एक ऐसा फंक्शन होगा कि जिसके अंदर आप टाइम की वैल्यू प्लेस करके, मतलब कि जो भी टाइम पे आप उसको देखना चाहते हो, वो टाइम की वैल्यू वहां पे प्लेस करके आप वहां पे वो टाइम पे कितने न्यूक्लियाई बचे हैं वो आप यहां से पता कर सकोगे। अगर आपको इनिशियली कितने न्यूक्लियाई है वो अगर पता है, तो डेफिनेटली कितने खत्म हुए, मतलब कि कितने बाहर निकल, खत्म तो नहीं बोलेंगे लेकिन कितने बाहर निकल चुके, वो भी आप वहां से पता कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम उसका वो इक्वेशन नहीं बोलूंगा, वंस अगेन लेट मी करेक्ट, इसका वो फॉर्मूला, टाइम के फंक्शन का, टाइम का वो फंक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो फंक्शन कैसे डिराइव करेंगे, जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अभी यहां पे रिसर्च ये हमें बताते हैं, देखो पहले रिसर्च क्या बताते हैं उससे पहले हम कुछ टर्म यहां पे अज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि यहां पे कैपिटल एन जो भी है, इट शोज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, ठीक है। यहां पे जो कैपिटल एन में यहां पे इस्तेमाल करूंगा, जो नोटेशन कैपिटल एन इस्तेमाल करूंगा, वो क्या दिखाती है, इट शोज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई,
It shows n is the total number of nuclei at that time, मतलब कि जिस टाइम पे हम देख रहे हैं उस टाइम पे, at that time। ठीक है, तो रिसर्च हमें यह बताते हैं कि अगर मैं मानता हूं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, काउंट करता हूं, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मुझे अगर n दिख रहा है, तो हमें रिसर्च ये बताते हैं कि भाई इसका टाइम के साथ चेंज होने का जो रेट होता है ना, dn बाई dt, जिसको मैं dn बाई dt बोल सकता हूं, वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है, वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है ये n के, है ना, ये सीधा प्रोपोर्शनल होता है ये n के। ये हमें रिसर्च बताते हैं, ये हमें रिसर्च बोलते हैं कि भाई dn बाई dt जो भी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है उस टाइम पे जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हैं उसके। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। हमें बस ये n का एक फॉर्मूला नहीं, फंक्शन बनाना है, ताकि हम वहां पे किसी पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू प्लेस करें तो वो टाइम पे उसका कितना टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हैं वो हमें मिल जाए। और अगर वो हमें मिल जाते हैं तो भाई कितने डीके हुए वो भी हमें मिल जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमें पता हो, अगर पता हो तो, अगर पता है कि हमारे पास इनिशियली इतने थे, तो हम ये रेट से हम वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये dn बाई dt प्रोपोर्शनल होता है n के। अभी भाई ध्यान से सुनो, ये जो dn बाई dt होता है ना, वो डीके का रेट बताता है ना, ये डीके होने का रेट ऑफ चेंज ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, मतलब कि अभी n है, थोड़े टाइम के बाद वो डिक्रीज होके हो सकता है कि भाई अभी n डैश बचे होंगे, थोड़े टाइम के बाद लेट से कि वो n1 डैश बचे होंगे, मतलब कि धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो ये डिक्रीज होने का रेट है। और डिक्रीज होने के रेट को हम माइनस बता सकते हैं। अगर कोई इंक्रीमेंट हो रहा होता तो मैं इसको पॉजिटिव मानता, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है ना, ये जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो मैं ये dn बाई dt को क्या मानूंगा, पॉजिटिव? नहीं नहीं नहीं, ची ची ची, नेगेटिव मानना पड़ेगा, है ना। तो ये जो रेट होगा वो नेगेटिव रहेगा, मतलब कि मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को भी हटा देता हूं और फाइनली मैं ये लिख सकता हूं यहां पे कि ये जो dn बाई dt है, दिस dn बाई dt is nothing but equal to, let's assume that this proportionality constant is lambda, so lambda n, और आगे लग जाएगी साइन माइनस। ठीक है, आगे लग जाएगी साइन माइनस। माइनस किस लिए, तो मैंने अभी बताया कि भाई ये डीके होने का रेट है ना, डिक्रीज होने का रेट है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का डिक्रीज होने का रेट है, इसीलिए हम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगा दिए, एंड दिस लैम्बडा इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, तो हम निकालना चाहते हैं n का कोई फंक्शन जो टाइम के रिस्पेक्ट में हो, है ना, टाइम वाला एक फंक्शन निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक मैथमेटिकल मेथड इस्तेमाल करता हूं, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड मतलब कि n के रिस्पेक्ट में n का ही इंटीग्रेशन हो सकता है, n t के रिस्पेक्ट में t का ही इंटीग्रेशन हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n को n के साथ अरेंज करेंगे, n टाइम को अलग कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस टर्म। सो ये 1 अपॉन n dn दैट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा dt। अभी क्या करेंगे, तो दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो लेट्स इंटीग्रेट एट बोथ दी हैंड। तो मैंने इंटीग्रेशन ले लिया। अच्छा, मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी। मान लो कि इनिशियली टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे, n0, और आफ्टर टाइम t अब कितने हुए, तो n हुए। ठीक है, तो जब n0 थे तब टाइम कितना था, 0, और जब मैंने टाइम t के ऊपर ये मेजरमेंट लिया तो टाइम कितना होगा तब, t, तो t की लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 से t, तो उसके सामने n की लिमिट, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर की लिमिट कहां से कहां जाएगी, n0 से n, जहां पे n0 क्या दिखाता है, n0 हमें दिखाता है इनिशियली कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर थे वो दिखाता है इन दी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इनिशियली कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर थे वो हमें दिखाता है। एंड ये जो n है वो हमें क्या दिखाता है, किसी पर्टिकुलर टाइम t के ऊपर कितने न्यूक्लियर बचे हैं अभी वो दिखाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो, यहां से मैं माइनस लेमड़ा को पहले कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन n0 से लेके n
1 अपॉन एन डी एन अरे हम लिख ही नहीं पा रहे, क्या हो रहा है भाई, अभी गड़बड़ी हो रही है इसमें। 1 अपॉन, अरे बाप रे, एक सेकंड। सो 1 अपॉन एन डी एन दैट इज इक्वल्स टू, हे भगवान क्या हो रहा है भाई, दैट इज इक्वल्स टू, यहां से माइनस लेमड़ा को हम कॉमन ले लेंगे, 0 से लेके टी डी एन, सॉरी डी टी, ठीक है। चलिए, तो 1 अपॉन एन का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, तो 1 अपॉन एन का इंटीग्रेशन होता है भाई एल एन एन, ठीक है। आप चाहो तो इसको लॉग बेज ई एन लिखो या फिर एल एन एन लिखो, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो मैं इसको लिखूंगा एल एन एन, एल एन एन, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी एन जीरो से लेके एन की, एन जीरो से लेके एन की लिमिट, और यहाँ पे आप देखोगे तो 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, टी हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस लेमड़ा टी 0 से लेके टी की लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन एन माइनस एल एन एन जीरो दैट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा टी माइनस जीरो, है ना, ये हो जाएगा टी माइनस जीरो। तो आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक और रूल लग जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है। तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको लिख सकता हूँ एल एन एन अपॉन एन जीरो दैट इज इक्वल्स टू माइनस लेमड़ा टी, है ना। अभी मैं क्या करता हूं, ये जो एल एन है ना, ये जो एल एन है उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं। अगर मैं ये एल एन को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, तो आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब ये टर्म एन अपॉन एन जीरो दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लेमड़ा टी हो गई, है ना। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि n इज इक्वल्स टू एन जीरो ई टू द पावर माइनस लेमड़ा टी। सो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, यही हमारा फंक्शन हुआ टाइम के रिस्पेक्ट का। मतलब कि आप ये फंक्शन के अंदर मैंने क्या बताया था, अगर आपको ये एन जीरो की वैल्यू पता है, अगर आपको इनिशियली वो सब्सटेंस के अंदर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, अगर वो आपको पता है, तो आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू प्लेस करके वो टाइम पे अब कितने न्यूक्लियर बचे हैं वो आप यहां से पता लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ना टाइम के रिस्पेक्ट का एक फंक्शन ही मान लूंगा, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अल्टीमेटली आप देखोगे तो मैं इसको शो करूंगा एन ऑफ टी से, ताकि आपको यहाँ पे टी की वैल्यू प्लेस करनी है एंड वैल्यू गेट कर लेनी है, ठीक है। तो ये एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू एन जीरो ई टू द पावर माइनस लेमड़ा टी, ठीक है। तो इसको हम बॉक्स बना देंगे, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा रिजल्ट बन के आया है, बहुत ही बड़ा रिजल्ट, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये वाला फंक्शन हम इस्तेमाल करके हम किसी भी टाइम पे कितने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर कितने न्यूक्लियाई बचे हैं वो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, यही इक्वेशन हमें डिराइव करना होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो कि आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया, ये जो इसका जो फंक्शन होगा, इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो डेफिनेटली वो एक्सपोनेंशियल डीके होगा, है ना। एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस है, मतलब कि इसका प्लॉट कुछ ऐसा नजर आना चाहिए, है ना, ऐसा नजर एक्सपोनेंशियल डीके हमारे पास प्लॉट आएगा। तो चलिए देखते हैं प्लॉट कैसा आता है। तो अगर हम प्लॉट करते हैं अनडिकेड न्यूक्लियस वर्सेस टाइम का प्लॉट, मतलब कि कितने बचे हैं, अनडिकेड का मतलब होता है कि जो निकल चुके वो नहीं, जितने बचे हैं वो, ठीक है। तो अनडिकेड न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम का अगर हम यहाँ पे प्लॉट देखते हैं, तो आप देखो यहाँ पे, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन है वो भी हमें क्या दिखाता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितने बचे हैं, है ना, वही तो दिखाता है। कितने अनडिकेड रहे मतलब कितने बचे हैं वही तो हमें दिखाता है ना, ये इक्वेशन हमें वही तो दिखाता है। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा प्लॉट नजर आएगा। देखो ये इक्वेशन, ये जो फंक्शन है, ये हुआ ये फंक्शन का प्लॉट, और ये कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल डीके वाला फंक्शन है, इसलिए वो एक्सपोनेंशियल डीके वाला जो प्लॉट है उसको वो फॉलो करेगा। अभी ये प्लॉट से हमें कितने यहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं, चलिए वो भी पता कर लेते हैं, है ना।
ओके, सो रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो चले यहां से हम पता कर लेते हैं कि भाई ये प्लॉट हमें क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के देता है। तो देखो ये प्लॉट से हमें पहला क्या समझ में आता है, द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस इन द रेडियोएक्टिव सैंपल डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ये तो हमें प्लॉट से ही पता चलता है। इन द बिगिनिंग द डिसइंटीग्रेशन अकर्स क्विकली, एज टाइम गोज ऑन द डिसइंटीग्रेशन स्लोली डिक्रीजेस। दिस ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज डीके कर्व। देखो ये बात तो सही, डिसइंटीग्रेशन मतलब कि डीके होना, डिसइंटीग्रेशन मतलब कि अलग होना, इंटीग्रेट करना मतलब कि इकट्ठे करना, और डिसइंटीग्रेट करना मतलब कि अलग करना। मतलब कि ये जो अलग होने का जो रेट है ना, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली वही हो रहा है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर से ये जो न्यूक्लियन है वो बाहर निकल रहे है ना, वो बाहर निकल रहे, हीलियम के फॉर्म में जा रहे हैं, या फिर पॉजिट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, या फिर एनर्जी के फॉर्म में जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, है ना। इसी को हम डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो, ध्यान से देखो कि ये इनिशियली मान लो कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है, और ये n0 से n0/2 मतलब कि आधे होने में उसको बहुत ही कम टाइम लग रहा है। देखो इतने टाइम में वो आधा हो चुका है, लेकिन उसके बाद इतना बाकी का जो आधा है उसको जीरो होने में कितना टाइम जा रहा है। देखो आप देखो देखो देखो। तो इसका मतलब यह होता है कि डिसइंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है वो इनिशियली क्विकली हो जाती है, इनिशियली बहुत स्पीड में हो जाती है, लेकिन उसके बाद बाकी का जो आधा हिस्सा रहता है उसको खत्म होने के लिए यहां पे बहुत टाइम लग जाता है ना, बहुत टाइम लग जाता है। दूसरा रिजल्ट क्या निकल के आता है, दूसरा यहां पे देखो, फ्रॉम द ग्राफ वन कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड हाफ लाइफ। इज डेफिनेटली कि यहां से हमें हाफ लाइफ कितनी है वो हमें पता चल जाती है, ठीक है। और कैसे डीके हो रहा है, उसका रेट क्या होना चाहिए, वो भी हमें यहाँ से पता लग सकता है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू वगैरह प्लेस कर दे n0 की वैल्यू, तो हमें वो रेट भी पता चल सकता है। नेक्स्ट, इफ डीके कांस्टेंट इज लार्ज देन द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज आल्सो लार्ज। अब ये डीके कांस्टेंट क्या होता है वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। And the last point is, regardless of the type of radioactive substance, it takes the entire decay for infinite time। मतलब कि भाई आप देखो ये प्लॉट ना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, देखो अभी भी वो जीरो नहीं हुआ है, जीरो होने में लगभग 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 इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा इसको। अभी यहाँ पे कोई भी टाइप का हो उसको कंप्लीटली डीके, कंप्लीटली गायब होने में, कंप्लीटली खत्म होने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा, नियरर अबाउट इनफाइनाइट टाइम। ये एक्सपोनेंशियल प्लॉट ही ऐसा है, इसको जीरो होने में आप मान सकते हो इन्फिनिटी पे शायद वो जीरो होगा, है ना, इन्फिनिटी पे जीरो होगा, हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। ये बात सही है। और ये e⁻ माइनस समथिंग है, माइनस एक्स ले लो, तो इसका मतलब होता है कि 1/e⁻x। अभी आप यहाँ पे x की वैल्यू जब इन्फिनिटी प्लेस करोगे तो e⁻∞ इन्फिनिटी होता है, और 1/∞ 0। तो नियर अबाउट हम अगर मैथमेटिकली समझे तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे e के पावर में हमारे पास टाइम है, तो कितना पावर लगना चाहिए, तो कितना टाइम लगना चाहिए, इनफाइनाइट। आइडियली इसके ये पूरे न्यूक्लियाई को खत्म होने में, ये पूरे सब्सटेंस को खत्म होने में, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगेगा, आइडियली देखे तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। इतनी चीजें हमें यहां से पता चलती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अनडिकेड न्यूक्लियर वर्सेस टाइम प्लॉट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं डीके कांस्टेंट की। अब ये डीके कांस्टेंट क्या होता है, तो भैया जो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिए थे ना, वहां पे याद करो, रिसर्च हमें बताया था, रिसर्च ने, कि भाई ये dn/dt का जो ये रेशियो है, ये रेट है, वो हमेशा सीधे प्रोपोर्शनल होता है n के। वो टाइम पे जितने भी न्यूक्लियाई बचे हैं उनके सीधे प्रोपोर्शनल होता है ना। और यही प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हमने जो वहां पे कांस्टेंट अज्यूम किया था, भाई वही होता है यहाँ पे डीके कांस्टेंट, उसी को हम डीके कांस्टेंट नाम देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं यहां से लैम्बडा की वैल्यू अगर बना देता हूं, तो भाई मेरे पास जो ये लैम्बडा की वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज कॉल्ड द डीके कांस्टेंट। यही है हमारे लिए डीके कांस्टेंट। तो चलिए इसको बॉक्स बना देते हैं। सो इट इज कॉल्ड द डीके कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलना चाहूं तो ये डीके कांस्टेंट लैम्बडा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -dn/dt डिवाइड बाई n के बराबर। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड द डीके कांस्टेंट, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कई बार ना हमें डिसइंटीग्रेशन रेट या रेडियो एक्टिविटी, डिसइंटीग्रेशन रेट या रेडियो एक्टिविटी ऐसे अलग नाम से, डिसइंटीग्रेशन रेट
या फिर रेडियो एक्टिविटी, ऐसे अलग नाम से हमें कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, अभी ये रेडियो एक्टिविटी है क्या, मतलब कि डिसइंटीग्रेशन रेट और रेडियो एक्टिविटी आर, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, तो वो क्या चक्कर है, वो कौन सी नई टर्म है? देखो, है कुछ भी नहीं, ये डिक्रीज होने का जो रेट होता है ना, उसी को रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, जो डिसइंटीग्रेशन का जो रेट होता है, ये डिसइंटीग्रेशन रेट और यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी, इसको थोड़ा सा हम नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, ऑफ नहीं और बोल देते हैं। ठीक है, तो और रेडियो एक्टिविटी। तो भाई ये जो नाम है ना, ये रेडियो एक्टिविटी, ये होता क्या, चक्कर क्या है, मतलब कि हमने अभी देखा एक फॉर्मूला बनाया था जिसके अंदर हमने ये रिसर्च ने हमें बताया था, ये रिसर्च कौन है भाई, रिसर्च ने हमें बताया था कि dN/dt हमेशा सीधे प्रोपोर्शनल होते हैं n के। ठीक है, वो टाइम पे जितने भी न्यूक्लियाई है उसके सीधे प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो भाई उसमें जो dN/dt था ना, dN/dt, और स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो डीके होने का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका जो नेगेटिव वैल्यू होता है उसी को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। इसी को हम डिसइंटीग्रेशन रेट बोल दो या फिर रेडियो एक्टिविटी बोल दो। ठीक है, जो आपको नाम देना है वो आप दे सकते हो। तो अल्टीमेटली ये जो जिसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं या फिर हम डिसइंटीग्रेशन रेट बोलते हैं, वो होता है, उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से, और ये कैपिटल आर की वैल्यू -dN/dt के बराबर होती है ना। मतलब कि मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो -dN/dt है उसको हम कैपिटल आर से शो कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है, वहां पे dN/dt दैट इज इक्वल टू -λn। एक काम करो, ये माइनस को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा -dN/dt दैट इज इक्वल टू λn। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो -dN/dt है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं R लिख सकता हूं। तो अगर ऐसा देखे तो उस हिसाब से भाई यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी या फिर डिसइंटीग्रेशन रेट की वैल्यू कितनी आ सकती है, तो डिसइंटीग्रेशन रेट की वैल्यू हम R इज इक्वल टू λn के बराबर दिखा सकते हैं, है ना। अभी क्योंकि हमें पता है कि ये जो n की वैल्यू है, ये जो n है, उसको मैं n0 e⁻ भी बोल सकता हूं, है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको आगे लिखूं तो इट कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू λ, ये जो n है इसको मैं लिखूंगा n0 e⁻ -λt। ठीक है, यहां पे ये जो λn0 है ना, अगर मैं λn को R बोल सकता हूं, तो ये जो λn0 है, क्या मैं इसको R0 नहीं बोल सकता? डेफिनेटली मैं इसको R0 बोल सकता हूं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं λn0 को अगर मैं R बोल देता हूं, तो ये वैल्यू फर्दर मेरे पास आ जाएगी R इज इक्वल टू R0 e⁻−λt। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डिसइंटीग्रेशन रेट का इक्वेशन। ठीक है, तो आगे जो था वो हमारा n इज इक्वल टू n0 e⁻−λt, एक ऐसा फॉर्मेट था। ठीक है, और ये जो दूसरा फॉर्मेट मिला है जिसको हम रेडियो एक्टिविटी या फिर डिसइंटीग्रेशन रेट का फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास अगर इसी तरीके से देखो, हमने देखा था वहां पे टोटल n मतलब कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अगर हम देखने जाए तो हमारे पास ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले तीन यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आते हैं। एक होता है फॉर नंबर n इज इक्वल टू n0 e⁻−λt। अगर हमें कोई रेडियो एक्टिविटी रेट या फिर डिसइंटीग्रेशन रेट के फॉर्म में ये फॉर्मूला पूछे तो वो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू R0 इंटू e⁻−λt। उसी तरीके से अगर मैं मास के फॉर्म में इसको लिखना चाहूं कि भाई पहले इतना मास था, अभी डिक्रीज होते 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 अब इतना रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका मास के साथ रिलेशन दिखाने जाऊं तो यहां पे हम m को प्लेस करेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू m0 e⁻−λt। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन रेट। R इज द डिसइंटीग्रेशन रेट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट सेम ही है यहाँ पे और यहाँ पे, अब देख लो यहाँ पे एंड यहाँ पे, जहां पे आपको ये भी पता करना होता है कि यार ये R0 है, उसकी वैल्यू क्या होती है। R0 की वैल्यू क्या होती है, R0 इज नथिंग बट λn0। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अब बारी आती है यूनिट की। भाई ये जो रेडियो एक्टिविटी या फिर बोलो डिसइंटीग्रेशन रेट जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, इसका यूनिट क्या बनेगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या बनेगा, वैसे ऐसा यूनिट रेडियो एक्टिविटी का होता है बेकरेल। ठीक है, मतलब कि BQ, जिसको कैपिटल बी स्मॉल q से डिनोट किया जाता है। और अगर मैं बोलूं कि 1 becquerel इज इक्वल टू कितना होता है, तो भाई एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड दी 1 becquerel। मतलब कि
एक सेकंड में अगर एक डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब कि एक सेकंड में एक डीके हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो एक बैक्रेल के बराबर है ना। तो एक बैक्रेल इज इक्वल टू 1 बैक्रेल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिट है, हमारे पास दो और भी यूनिट है। दूसरा यूनिट है क्यूरी यूनिट। द एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इन विच 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second take place, then it is called 1 curie। मतलब कि अगर एक सेकंड में 3.7 into 10 to the power 10 डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, तो हम उसको 1 क्यूरी के बराबर बोलेंगे। तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू, जिसको CI से डिनोट किया जाता है, सो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10 to the power 10 डीके पर सेकंड। ठीक है, हालांकि ये 10 to the power 10 है, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो उसके छोटे यूनिट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक होता है मिली क्यूरी, एक होता है माइक्रो क्यूरी। 1 मिली क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10 to the power 7 डीके पर सेकंड, मतलब कि 10 to the power -3 क्यूरी। एंड 1 माइक्रो क्यूरी मतलब कि 3.7 into 10 to the power 4 डीके पर सेकंड, मतलब कि 10 to the power -6 क्यूरी, जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, क्यूरी एक ओल्ड एक्सपेरिमेंट का यूनिट, मतलब कि ओल्ड यूनिट है। एक्सपेरिमेंट जब तब होते थे तब ये ओल्ड यूनिट है। और आपको पता है ये क्यूरी किस लेडी के नाम से हमारे पास यहाँ पे आया है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा यूनिट, रदरफोर्ड यूनिट। It is defined as the activity of quantity of radioactive substance in which 10 to the power 6 मतलब कि 10 lakh 10 to the power 6 nuclei decay per second is called the 1 Rutherford, जिसको RD से डिनोट किया जाता है। 1 Rutherford मतलब कि 10 to the power 6 decay per second। ठीक है, 10 to the power 6 decay per second, मतलब कि एक सेकंड में अगर 10 to the power 6 decay हो रहे हैं तो वो 1 Rutherford के बराबर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गए हमारे रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स। ठीक है, आर के यूनिट्स। ठीक है, बैकरेल, क्यूरी यूनिट एंड रदरफोर्ड यूनिट। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अभी ये हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिड्यूसेस टू हाफ and its value at the beginning of the interval is called the half life। और इसको डिनोट किया जाता है T1/2 से, T सफिक्स 1/2 से। मतलब कि पहले बिगिनिंग में जितने थे उसके हाफ होने के लिए जितना टाइम लगा उसी को हाफ लाइफ बोला जाता है ना। जितने पहले टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे उसमें से उसको हाफ होने में कितना टाइम लगा, वो टाइम को बोला जाएगा हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, और हमें पता है कि इसका जो नेचर होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, डीके का नेचर एक्सपोनेंशियल होता है। तो हाफ लाइफ तक पहुंचने में वो तेजी से पहुंच जाता है, मतलब जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिए जाते हैं N0, उसको हाफ होने में बहुत कम समय लगता है। लेकिन उसके बाद बाकी के जो हाफ होते हैं उसको कंप्लीटली रिमूव होने में, कंप्लीटली डीके होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूं कि भाई इनफाइनाइट जितना टाइम होगा पूरा डीके होने में, है ना। तो हमें यहाँ पे सिर्फ हाफ लाइफ क्या है, मतलब कि हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे हमें डिराइव करना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें पता है कि रिलेशन क्या है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई बचे हैं वो अगर पता करना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा? मैं यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा n इज इक्वल्स टू सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा हूं एक्चुअली, n इज इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, ये रिलेशन ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी देखो हाफ लाइफ के लिए टाइम, यहाँ पे टाइम हमें पता करना है, T1/2 हमें पता करना है। लेकिन हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर बिगिनिंग में N0 जितने न्यूक्लियाई थे तो उसमें से हाफ लाइफ मतलब कि आधे होने में लगने वाला टाइम वही होता है हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो हाफ लाइफ उसको बोला जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n की जगह पे मैं N0/2 लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा कि एट जब टाइम t इज इक्वल्स टू t सफिक्स 1/2 हुआ होगा, जब ये टाइम t इज इक्वल्स टू 1/t सफिक्स 1/2 हुआ होगा, तब ये n की वैल्यू कम होते होते N0/2 हुई होगी, है ना, मतलब कि इतने ही बचे होंगे।
तो अगर मैं ये वैल्यू प्लेस करता हूं तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n0/2, n की जगह पे प्लेस करेंगे n0/2, दैट इज इक्वल्स टू n0 इंटू ई टू द पावर माइनस लेमड़ा टी सफिक्स 1/2। देखो n0 ने n0 को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे बचा क्या, 1/2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर, ये पेन अभी बहुत तकलीफ दे रही है और हमारा ध्यान भी ना पूरा कंसंट्रेशन नहीं रहता है, इसकी वजह से पूरा ध्यान उसी में चला जाता है। चलो तो लेमड़ा t/2, टी सफिक्स 1/2, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों साइड पे इनवर्स ले लेता हूं, व्यस्त ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ई टू द पावर, अभी ये पावर प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है, टी सफिक्स 1/2। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहां से लेमड़ा 1/2 सॉरी टी 1/2 की वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है, ठीक है। टी 1/2 की वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे मैं एल एन ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर बोल देते हैं कि नेचुरल लॉग ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं उसको लॉग बेस ई से भी डिनोट कर सकता हूँ, तो मैं दोनों साइड पे लॉग बेस ई ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी लॉग बेस ई टू द पावर लेमड़ा टी 1/2, ठीक है। अभी लॉग का एक रूल है कि जो पावर में होता है वो आगे मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, तो ये हो जाएगा log 2 बेस ई दैट इज इक्वल्स टू लेमड़ा टी सफिक्स 1/2 log ई बेस ई। अभी log ई बेस ई तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या, देखो यहाँ पे बचेगा log बेस ई 2 दैट इज इक्वल्स टू लेमड़ा टी सफिक्स 1/2, ठीक है। अभी हमें यहां से t 1/2 की वैल्यू चाहिए, तो t सफिक्स 1/2 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log 2 बेस ई डिवाइड बाय लेमड़ा, ठीक है, log 2 बेस ई डिवाइड बाय लेमड़ा। चलिए अभी log 2 बेस ई की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो log 2 बेस ई की तो पता नहीं, लेकिन log 2 बेस 10 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 0.3010, है ना, 0.3010, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो log 2 बेस ई है उसको हम log 2 बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर मुझे उसको कन्वर्जन करना है तो मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज log 2 बेस ई इज इक्विवेलेंट टू 2.303 इंटू log 2 बेस 10, log 2 बेस 10 डिवाइड बाय लेमड़ा। ध्यान से देखोगे तो log 2 बेस 10 हमारे पास क्या होता है, log 2 बेस 10 की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 0.3010, है ना, ये हमें पता है। तो 0.3010 डिवाइड बाय लेमड़ा, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यू 0.693। तो ये मल्टीप्लीकेशन हमारे पास निकल के आएगा 0.693 डिवाइड बाय लेमड़ा। सो दिस इज द हाफ लाइफ, दिस इज द हाफ लाइफ। मतलब कि हम ये बता सकते हैं कि भाई इसके जत्थे को, जत्था नहीं बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई है, बिगिनिंग में टोटल नंबर ऑफ जितने न्यूक्लियाई है उसको हाफ होने में इतना टाइम लगेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। सो दिस इज हाफ लाइफ, क्लियर क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ हाफ लाइफ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। इन रेडियोएक्टिव सैंपल द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ए न्यूक्लियस फॉर विच द न्यूक्लियस एग्जिस्ट, दिस टाइम इज कॉल्ड द एवरेज और मीन लाइफ टाइम, ठीक है। और उसको डिनोट किया जाता है टाउ से, और ये टाउ का फॉर्मूला, अगर एवरेज लाइफ टाइम निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। जैसे हम नॉर्मली एवरेज निकालते हैं, बस उसी तरीके से आप ये फॉर्मूला लगा के एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा नहीं सकते, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई इनिशियली कितने न्यूक्लियस है, यहाँ पे n0, मान लो कि n0 जितने न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज लाइफ टाइम क्या बनना चाहिए, लाइफ टाइम ऑफ ऑल द n0 न्यूक्लियस डिवाइड बाई n0, है ना। तो यही हमारा एवरेज लाइफ टाइम निकालने का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक छोटा सा नोटेशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि भाई मान लो कि जब टाइम 0 से t हो रहा है तब ये न्यूक्लियस n0 से n हो रहे हैं, और जब ये टाइम t से एक छोटा सा इंटरवल ले रहे हैं
तो ये जो t से अगर डेल्टा t से जब टाइम t प्लस डेल्टा t हो रहा है छोटा सा इंटरवल, उसमें डीके हो रहा है dn जितने न्यूक्लियस, एंड ईच dn न्यूक्लियस कैन बी टेकन अप्रोक्सीमेट टू टाइम t। हर एक dn न्यूक्लियस अगर t जितना टाइम लेता है, ठीक है, एवरेज अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, एवरेज नहीं बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट टाइम अगर t लेता है तो उस हिसाब से टोटल लाइफ टाइम ऑफ dn न्यूक्लियस कितना होना चाहिए, t इंटू dn, है ना। तो अगर dn न्यूक्लियस का टोटल टाइम होता है, टोटल लाइफ टाइम ऑफ dn न्यूक्लियस अगर t इंटू dn है, तो टोटल लाइफ टाइम ऑफ n0 न्यूक्लियस कितना होना चाहिए। तो भाई एक काम करें ना, ये t dn का इंटीग्रेशन ले लेते हैं 0 से लेके n0, तो दैट विल बी द टोटल लाइफ टाइम ऑफ n0 न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहां से हमें ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो यहां से हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखें, टोटल n0 न्यूक्लियस का लाइफ टाइम कितना होगा, तो इतना होगा, ठीक है, इतना होगा। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं ये फॉर्मूला एंड फाइंड आउट करते हैं कि एवरेज लाइफ टाइम क्या निकल के आएगी, ठीक है। एवरेज लाइफ टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हमारे पास बन के आएगा। तो चलिए सारी वैल्यू प्लेस करते जाते हैं। तो एवरेज लाइफ टाइम को क्योंकि टाउ से डिनोट किया जाता है, मैं यहाँ पे टाउ लिख देता हूँ। टाउ इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो यहाँ पे लाइफ टाइम ऑफ ऑल दी n0 न्यूक्लियस, जिसको हमने अभी देखा कि इसको हम अभी ये इंटीग्रेशन 0 से लेके n0 इंटू टी टाइम्स dn लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय n0। अच्छा, अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या हमें पता है कि n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी? जी डेफिनेटली हमें पता है। हियर n इज इक्वल टू n0 इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर n इज इक्वल टू n0 ई टू द पावर माइनस लेमडा टी है, तो क्या मैं dn की वैल्यू यही इक्वेशन से बना सकता हूं? जी बिल्कुल बना सकते हो, dn की वैल्यू आप यहां से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना दोनों साइड पे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। देखो आप चाहो तो दोनों साइड पे d ले सकते हो, मतलब कि हल्का सा चेन लेके आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन हम आपको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यही फॉर्मूला को दोनों साइड पे t के रिस्पेक्ट, दोनों साइड पे नहीं, एक्चुअली दोनों साइड पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लो कि मैं यही इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, ठीक है। दोनों साइड पे टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं लेता हूं डी बाई डी टी। सो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एन दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एन जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा dn बाई डी टी, dn बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू, देखो n0 कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियली टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस की जो संख्या होती है वो तो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो देखो डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ e टू द पावर माइनस लेमडा टी का होगा, है ना। तो इसी का डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा, e टू दी पावर माइनस लेमडा टी, आप इसको e टू दी पावर x मान सकते हो, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो ये हो जाएगा n0 इंटू ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी इंटू बाई चेन रूल d बाई डी टी ऑफ माइनस लेमडा टी, ठीक है। चलिए यहां से माइनस लेमडा कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉमन नहीं बोलेंगे, वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा n0 इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी इंटू डी टी बाई डी टी, वो हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे बोलूं तो dn बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास इतनी आएगी। अगर dn बाई डी टी की वैल्यू ये है तो भाई यहीं से dn की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो dt को वहां पे ले जाओ राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा n0 ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो यहां से हमारे पास dn की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यही dn की वैल्यू कहां पे प्लेस कर दूंगा, यहां पे, ये इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो मैं यहां पे ये वैल्यू प्लेस कर देता हूं। तो चलिए, तो अब ये टाउ जो है, टाउ का फंक्शन क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके n0, यहां पे t इंटू dn की जगह पे हम यहां पे क्या लिखेंगे, dn की जगह पे अब हम यहां पे लिखेंगे माइनस लेमडा n0 इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी इंटू, अच्छा मैं यहाँ पे dt लिखना भूल गया, dt को हम राइट हैंड साइड पे ले गए थे, ठीक है। तो dt इंटू dt, ठीक है, होल अपॉन n0, ठीक है। तो देखो यहां से n0 तो कैंसिल हो जाएगा,
यहां से माइनस को हम बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 से लेके n0 इंटू 0 से लेके n0 यहाँ पे t इंटू ई टू द पावर माइनस लेमड़ा टी डी टी। ठीक है, तो ऐसी कुछ टर्म हमारे पास बचेगी। ठीक है, ऐसे कुछ टर्म हमारे पास बचने वाले हैं। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भाई हमारे पास जो लिमिट है वो तो n की लिमिट है, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? मतलब कि लिमिट हम प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो लिमिट को प्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये जो लिमिट है उसको t की लिमिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो t की लिमिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये जो जीरो है वो क्या दिखाता है? जीरो है वो कंप्लीटली डीके दिखा रहा है ना, कंप्लीटली डीके दिखा रहा है। मतलब कि जब n की वैल्यू जीरो हुई होगी तो मुझे इतना समझ में आता है कि व्हेन n इज इक्वल्स टू जीरो तब टाइम कितना हुआ होगा? तो भाई कंप्लीटली डीके होने के लिए लगने वाला टाइम होता है इंफिनिटी। एंड जब n इज इक्वल्स टू n जीरो तब टाइम अभी शुरू हुआ होगा, है ना, तो t इज इक्वल्स टू जीरो, है ना, सीधी सी बात है। जब कंप्लीटली डीके हो चुका होगा तब एक्चुअल में यहां पे टाइम क्या हुआ होगा? एक्चुअल में यहां पे टाइम हुआ होगा इंफिनिटी, है ना, यहां पे एक्चुअल में टाइम हुआ होगा इंफिनिटी। और जब यहां पे n इज इक्वल टू n जीरो हुआ होगा, मतलब कि इनिशियल कंडीशन, जब इनिशियल कंडीशन थी तब टाइम कितना हुआ होगा? जीरो। तो अब देखो n की लिमिट जीरो से n जीरो है, जीरो से n जीरो, तो t की लिमिट क्या होगी? इंफिनिटी से जीरो हो जाएगी। तो बात खत्म, t की लिमिट हमारे मिल चुकी है। तो देखो ये टाउ इज इक्वल्स टू, देखो ये टॉर्क नहीं है, यहां पे मैंने एरो लगाया तो इसका मतलब ये टॉर्क वेक्टर नहीं होगा, प्लीज इसको गलत इंटरप्रिटेशन मत लगाएगा। मैंने एक्चुअली यहाँ पे ये एरो पॉइंट के लिए लगाया है, ठीक है, कि यहां से हमारा वो वाला पॉइंट स्टार्ट होता है। सो टाउ इज इक्वल्स टू, अब हमारे लिए क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल्स टू माइनस, अब हम लिमिट लगाएंगे टाइम की, तो देखो जीरो से लेके एन जीरो, तब ये इंफिनिटी से लेके जीरो तक जाएगा। ठीक है, टी इंटू ए टू द पावर माइनस लेमड़ा टी डी टी। ठीक है, हाँ ये रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, चलो बराबर है। अच्छा, लेकिन भाई ये इंफिनिटी से जीरो, अगर मैं ये लिमिट को एक्सचेंज कर देता हूं, मतलब कि जो हमारी लोअर लिमिट है वो अपर में भेज दूं और अपर वाली लोअर में आ जाती है, ऐसे केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं? ये माइनस जो है ना, देखो यहाँ पे एक मैथमेटिकल रूल है कि अगर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो अगर हम यहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को एक्सचेंज करते हैं तो ये जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि उसकी वैल्यू नेगेटिव के बराबर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो मैं ये नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे, मतलब कि ये जो इसकी लिमिट को एक्सचेंज करता हूँ तो उसकी वजह से जो माइनस साइन यहाँ पे आएगी वो ये वाली माइनस साइन के साथ पॉजिटिव हो चुकी है। हमें यहाँ पे ऐसा भी बोला जाता है, हमारी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है कि भाई इसको नेग्लेक्ट कर दो। वैसे ये पूरा डेरिवेशन नहीं दिया गया है, लेकिन हमें ऐसा बोला जाता है कि भाई इसको नेग्लेक्ट कर दो, लेकिन हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। हमने क्या किया है? यहाँ पे लिमिट को एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, तो तब एक्सचेंज करने से यहाँ पे साइन जो भी बनेगी वो माइनस आएगी और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस लेमड़ा टी डी टी। अब यहाँ पे दो टाइम के फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन में आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल चलेगा। यहाँ पे दो टाइम वाले फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। देखो डिफरेंशिएशन के लिए मल्टीप्लीकेशन का रूल बहुत ही आसान है ना, लेकिन ये इंटीग्रेशन के लिए मल्टीप्लीकेशन का रूल, मतलब कि उसको बोला जाता है अलग नाम से यूवी रूल। ठीक है, और वो यूवी रूल क्या है? वो एक्चुअली मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो इनको जानते हैं यूवी रूल क्या होता है, लेकिन हमें यहाँ पे अगर लगाना है तो अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो यूवी रूल कुछ इस तरीके से अप्लाई होता है इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रल यूवी डीवी, यूवी डीएक्स, यूवी रूल, यूवी डीएक्स कैन बी रिटन एज यू इंटीग्रल वी डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डी यू बाई डी एक्स इंटू अगेन इंटीग्रेशन के अंदर वी डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ऐसा एक थोड़ा रद्दी प्रकार का एक रूल है जो हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इंटीग्रल यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल वी डी एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरी टर्म जो भी है
वो एक इंटीग्रेशन के अंदर है ना। तो ये है यूवी रूल, और उसमें यू किसको लेना है, वी किसको लेना है, उसका भी एक अलग नियम है, LIATE। ये ऑर्डर में लॉगरिदमिक इनवर्स, इस तरीके से आप ये ऑर्डर में आप इसको यू एन वी जो भी अज्यूम करना है वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे लिए इसको ही सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि मैं किसको यू लूंगा और किसको वी लूंगा। तो भाई मैं ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसको सॉल्व करने के लिए मैं भाई ये जो टी है ना इसको मैं u अज्यूम कर लेता हूं, और ये जो e वाली टर्म है इसको मैं v अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। तो मेरे लिए ये जो t है वो u बनेगा और ये जो e है वो v बनेगा। तो चलिए लगाते हैं यही रूल, यूवी रूल अप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं यहाँ पे रूल। तो भाई रूल लगा देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हम यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो t बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन करने से पहले आप देखोगे तो t बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस लेमड़ा टी डी टी माइनस इंटीग्रल, ये लिमिट बनेगी 0 से लेके इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर dt बाई डी टी इंटू इंटीग्रेशन के अंदर e टू द पावर माइनस लेमड़ा टी डी टी होल डी टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल, ठीक। तो ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब ये रूल को अप्लाई करते हैं, तो भाई e टू द पावर माइनस लेमड़ा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e टू द पावर माइनस लेमड़ा टी डी टी का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स मतलब कि e टू द पावर माइनस लेमड़ा टी इंटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंस, सॉरी मैं गलत बोल गया, डिवाइड बाय, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, डिवाइड बाय माइनस लेमड़ा, ठीक है। तो ये होगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ ये वाली टर्म इनटू इंटीग्रल, यहाँ पे लिमिट लगेगी 0 से लेके इन्फिनिटी। भाई dt बाई dt क्या हो जाता है, तो dt बाई dt भाई ये हो जाएगा 1, dt बाई dt क्या हो जाएगा, तो भाई dt बाई dt 1 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन वापस यहाँ पे लिखेंगे, तो इंटीग्रल e टू द पावर माइनस लेमड़ा टी dt क्या होगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस लेमड़ा टी डिवाइड बाई माइनस लेमड़ा dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी। अब यहाँ पे भी लिमिट हमें लगानी है 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी, अब देखो e टू द पावर इन्फिनिटी ये तो हो जाता है 0, है ना। e टू द पावर आप देखोगे तो यहाँ पे e टू द पावर इन्फिनिटी ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये पूरी टर्म जो भी है हमारे पास, क्योंकि एक्चुअल में t हमने भले बाहर लिया है, लेकिन मुझे जब भी लिमिट प्लेस करनी है तो बच्चों यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये जो t है लिमिट प्लेस करने के टाइम पे मुझे उसको अंदर दिखाना है, ठीक है। तो मैं इसको अंदर प्लेस करूंगा, क्योंकि लिमिट लगाने के टाइम पे हमें इसको अंदर प्लेस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जब भी t इंफिनिटी प्लेस करेंगे, यहाँ पे इंफिनिटी प्लेस करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि वो नेगेटिव पावर है, वो नीचे चला जाएगा, तो वो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। एंड माइनस जब भी हम ये 0 प्लेस करेंगे तो t की वजह से वो वैल्यू हो जाएगी 0। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे लिखेंगे ये टर्म, जो पूरी जो भी टर्म आएगी हमारे पास वो 0 आएगी, है ना। ये जो पूरी टर्म हमारे पास निकल के आएगी दैट इज दी 0। तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे माइनस और माइनस, ये माइनस एंड ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो बीच में आ जाएगा प्लस, ठीक है। ये पूरी टर्म 0 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इसको बाद में इंटीग्रेट कर दे, और यहाँ पे देखो ये लेमड़ा जो भी है वो 1 अपॉन लेमड़ा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमड़ा इनटू यहाँ पे e टू द पावर माइनस लेमड़ा टी डी टी, इसको हम फर्दर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस लेमड़ा टी, e टू द पावर माइनस लेमड़ा टी डिवाइड बाई माइनस लेमड़ा, एंड यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, ये 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ये 0 से लेके इन्फिनिटी, और अगर मैं इसको देखूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक किया है, मैंने लेमड़ा, यहाँ पे लेमड़ा स्क्वायर आ रहा है, एक लेमड़ा ना यहाँ पे कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल कहाँ पे होगा, कहीं पे मैंने कुछ गड़बड़ी की है यहाँ पे।
और यहाँ पे वैल्यू लैम्बडा यहाँ पे तो था, लैम्बडा लैम्बडा यहाँ पे भी लैम्बडा, n0 कैंसिल। ओके, यहाँ पे मैंने एक लैम्बडा को मिस कर दिया है, ये लैम्बडा वहाँ पे है लेकिन मैंने लिखा नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये लैम्बडा इट इज़ देयर, ठीक है, लैम्बडा वहाँ पे है। तभी मैं सोचूं कि ऐसा कैसे हुआ, मतलब कि लैम्बडा स्क्वायर कैसे आ गया, लैम्बडा इज स्टिल देयर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हम इसको पूरा ब्रैकेट में बनाना पड़ेगा अब ये सारी चीज़ों को। यहाँ पे बाहर एक लैम्बडा है, बाहर एक लैम्बडा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको बाहर एक लैम्बडा अभी भी है, और वो लैम्बडा यहाँ पे कैंसिल होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, देखो अब ध्यान से, अब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्बडा इनटू, ये पूरे ब्रैकेट में लिखूंगा, देखो ये लैम्बडा एंड ये लैम्बडा, ठीक है, टोटल हो जाएंगे माइनस साइन है ना, और आगे ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी, 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। चलो, तो यहाँ से लैम्बडा एक लैम्बडा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे कहानी तो खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास बचा क्या, देखो ध्यान से, तो हमारे पास जो बचा है वो है -1 अपॉन लैम्बडा इनटू, यहाँ पे अगर हम वैल्यू प्लेस कर देंगे तो पहले इन्फिनिटी एंड उसके बाद 0, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अभी देखो e टू द पावर -0 लिखो या 0 लिखो, बात तो एक ही है, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन लैम्बडा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आता है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो फाइनली वी आर गेटिंग -1 अपॉन लैम्बडा, दैट इज 0 -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास निकल के आएगा 1 अपॉन लैम्बडा, ठीक है। तो जो एवरेज लाइफ टाइम है वो हमारे पास कितना आता है, 1 अपॉन लैम्बडा के बराबर। और अगर आपको हाफ टाइम पता है, तो हाफ टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, टी हाफ दैट इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा के बराबर। तो क्या मैं यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू हाफ टाइम के रिलेटेड, अगर हाफ टाइम के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ भी तो लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको टी हाफ लिखता हूँ, सॉरी, तो लैम्बडा को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो इफ वी प्लेस द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, सो नाउ अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो टाउ है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, ठीक है। मतलब कि